दोस्तों नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए दोस्तों, अपने चल रहे थे अविकारी या अव्यय शब्द। हमने पढ़ लिए थे विकारी शब्द, यानी कि विकारी शब्द जो लिंग वचन काल के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। परिवर्तित करने वाले हमने चार पढ़े थे। संज्ञा पढ़ी थी, सर्वनाम पढ़े थे, विशेषण पढ़ा था, क्रिया पढ़ी थी। और कल हमने आपके अविकारी या अव्यय शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं, वे शब्द आपके अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अविकारी का मतलब जिनमें विकार नहीं होता है। अव्यव्य, अव्यव्य मैंने आपको अव्यय व समास पढ़ाया तब भी लिखाया था। इसका प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, उपसर्ग शब्द आते हैं और पुनरावृत्ति वाले शब्द आते हैं, तथा, प्रति, बाबत, यावत, ऐसे कुछ शब्द लिखाए थे। लेकिन मैंने आपको अव्यय शब्द का वहां भी अर्थ बताया था कि अव्यय का मतलब होता है जो खर्च नहीं होता है। ठीक है, अव्यय का मतलब जैसा है वैसा का वैसा रहता है। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको क्रिया विशेषण बताया था, उसके परिभाषा बताई थी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। फिर मैंने आपको एक छोटा सा बताया था प्रक्रिया विशेषण, यानी कि प्रक्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता देते हैं, वो आपके प्रक्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने आपको उसको चार भेद बताए थे, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और आपकी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके अंदर मैंने आपको अलग अलग बताए थे दोस्तों। जैसे समय का बोध करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपके काल का मतलब समय, समय का मतलब कब। और जैसे मैंने बताया था आपके स्थान का मतलब कहाँ। फिर मैंने आपको बताया परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब मात्रा का बोध करवा था। ठीक है, उसके अंदर मैंने लिखा है था आपको कितना। ठीक है दोस्तों, और लास्ट बताया था मैंने आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कैसे, यानी ढंग या तरीका का, यानी वे शब्द जो किसी क्रिया से पहले घटित होकर उसके समय का, स्थान का, मात्रा का और उसके घटित होने का ढंग या तरीका दिखाते हैं, ये मैंने आपको बताए थे। और इनके अंदर वो नोट भी लगवाया था कि इनकी पहचान के लिए हम इनसे प्रश्न करेंगे, कब, कहाँ, कैसे, कितना, ऐसे वाले। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, मैं आपको इसका जो दूसरा भेद होता है दोस्तों, आपके संबंध बोधक अव्यय। कौन सा दोस्तों? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे दोस्तों, अपने हेडिंग हो ही गई है। अब वो 2 नंबर पे हम पढ़ाऊंगा मैं आप आज को संबंध बोधक अव्यय, यानी कि वे अव्यय शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनामों के बीच में, क्या दोस्तों, एक छोटी सी परिभाषा के माध्यम से समझने की कोशिश करना। वे अव्यय शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनामों के बीच में आपस में जो संबंध बताते हैं दोस्तों, वही आपके संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक परिभाषा के माध्यम से और इसके मैं कुछ उदाहरण बताऊंगा, और मैं आपको संबंध बोधक अव्यय, ये दो संबंध बोधक अव्यय, और मैंने आपको कल बताया था क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर दोनों के अंदर मैं आपको अंतर भी करवा के बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसकी परिभाषा लिख दो दोस्तों। वे अव्यय शब्द, परिभाषा बिल्कुल आपके हिसाब से लिखूंगा दोस्तों। वे अव्यय शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में आपस में बीच लिख देते, फिर बीच में संबंध का बोध कराते हैं, संबंध का बोध कराते हैं, वे शब्द ही संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल छोटी सी परिभाषा लिखी मैंने। वे अव्यय शब्द जो दो संज्ञा, परिभाषा पे जाना, दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में क्या बताया दोस्तों, आपस में संबंध का क्या करवाते हैं दोस्तों, बोध करवाते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करना। मैंने कल भी आपके लिखाए थे कि राधा बाहर बैठी है।
अब राधा बाहर बैठी है तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि स्थानवाचक, स्थान का मतलब कहाँ, राधा कहाँ बैठी है, बाहर बैठी है, लेकिन उसका पूरा ना संबंध नहीं बताया गया था। वो कहीं पर भी बैठी हो सकती है सर दोस्तों, घर के बाहर हो सकती है, विद्यालय के बाहर हो सकती है, मकान के बाहर हो सकती है, घर के बाहर, आप कहीं से भी उसका संबंध नहीं बता सकते हो। लेकिन आज हम उस चीज़ का पर्टिकुलरली यानी कि एक परफेक्ट संबंध बताएंगे। वो घर के सामने है, बस के सामने है, गाड़ी के सामने है, रोड के सामने है, पेड़ के सामने, मंदिर के सामने, किसी के भी सामने है दोस्तों, आज हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ में आप दोस्तों एक और ये लगा लो। ठीक है दोस्तों, ये तो ही है, फिर अभी एक इसके अंदर आपको नोट लगवा लो। ठीक है दोस्तों, अभी आपको पकड़ने में क्या आसानी रहेगी, देखो। ठीक है दोस्तों, नोट क्या लगाऊंगा दोस्तों मैं आपको, संबंध बोधक अव्यय में प्रसर्ग, बस अब आपका काम हो गया। प्रसर्ग युक्त शब्द आते हैं, बस 1 मिनट में आप समझ जाओगे, आते हैं। देखिए दोस्तों, संबंध बोधक अव्यय में, ठीक है दोस्तों, अव्यय में कौन से शब्द आते हैं दोस्तों, प्रसर्ग युक्त शब्द आते हैं। अब मैंने आपको कल लिखाए थे प्रसर्ग युक्त शब्द कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक बार और लिखता हूं मैं इधर, का की के, ठीक है दोस्तों, का की के, नानी रे, नानी ने, ठीक है दोस्तों, रा री रे, ठीक है दोस्तों, सा सी से। ठीक है दोस्तों, कुछ शब्द तो आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों, आपको अगर व्याकरण समझनी है दोस्तों। अगर ये चीज़ हलवा होती है तो दोस्तों हर आदमी इसको पकड़ बना लेता, हर आदमी की मुट्ठी में होती है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर कुछ ना कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपको एक शब्द से या 2 शब्द से पूरा वाक्य बना सकते हैं। वाक्य बनाने के साथ साथ दोस्तों हम ना इसके अंदर पूरी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। संबंध, अब संबंध किसके मध्य बताया जाएगा दोस्तों, या तो संज्ञा के मध्य बताया जाएगा या सर्वनाम के मध्य बनाया जाएगा। और संबंध बताते समय दोस्तों प्रसर्ग आएंगे, कौन कौन से आएंगे दोस्तों, काकी के भी आ सकता है, रारी रे भी आ सकता है, नानी रे भी आ सकता है, और सा सी से भी आ सकता है। अब जैसे दोस्तों अब अपना काम हो गया, ठीक है दोस्तों, अब आप खुद भी बना सकते हो, कोई मेरे ऐसा जरूरी नहीं कि मैं ही बनाऊं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको उदाहरण लिखाए थे, क्या लिखाए थे दोस्तों, जैसे मैंने लिखा दिया, राधा घर के बाहर बैठी है, राघव पेड़ की छाया में आराम कर रहा है, आराम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, 2 तो ये हो गए, 2 और लिख रहा हूं मैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे लिख दो आपके मोहन बस में, ठीक है दोस्तों, बस में आगे की ओर बैठा है। देखिए दोस्तों, और एक और लिख लो, मंदिर के सामने विद्यालय है, मंदिर के सामने विद्यालय है, विद्यालय के पास में तालाब है, तालाब के पास में जंगल है, जंगल के पास में नदी है, नदी के पास में मंदिर है, मंदिर के पास में लोगों के खेत है। देखिए दोस्तों, बनाने में आप 1000 बना लोगे, लाख बना लोगे, लेकिन समझने की बात करना है कि 2 संबंध बताया जा रहा है, किन किन के मध्य, या तो संज्ञा के मध्य बताएगा या सर्वनाम के मध्य बताएगा, और उसके अंदर आपके क्या बोलते हैं इनको, प्रसर्ग युक्त शब्द आएंगे। प्रसर्ग युक्त शब्द कौन कौन से दोस्तों, ये 4, काकी के, नानी ने, सासी से, रारी रे, ये शब्द आपको याद करने हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, अब संबंध देखना, राधा का संबंध घर से बताया जा रहा है कि वो घर के बाहर बैठी है। कहाँ बैठी है दोस्तों, अब उसका संबंध है कि वो अपने घर के जस्ट बाहर, जो चौतरा होता है दोस्तों, वहाँ बैठी है। देखो, मोहन बस में, देखो मोहन का संबंध बताया जा रहा है बस से। अब ये देखो, यहाँ पर ये की शब्द है, यहाँ पर ये के शब्द है। अब देखो, राघव पेड़ की छाया में आराम कर रहा है, कहाँ पर आराम कर रहा है दोस्तों, पेड़ की छाया में आराम कर रहा है। देखो, मंदिर के सामने विद्यालय है, देखो मंदिर के सामने,
देखो दोस्तों, ये आपके प्रसर्ग आ गया ना दोस्तों। देखो मंदिर के सामने आपके क्या है दोस्तों, विद्यालय है। तो बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आपकी भाषा में जितना ज़्यादा इजी हो सकता है दोस्तों, उतना मैंने इजी किया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लिखते हैं, कैसे याद करते हैं। मैंने तो दोस्तों ऐसे ही याद किया, और जो मेरे को बेस्ट तरीका लगता है ना दोस्तों, मैं उससे समझाया। ठीक है, आप इसका जल्दी से आपने नोट आउट कीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे बारे में बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे क्या बताता हूँ दोस्तों, आगे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ कौन कौन सी बता रहा हूँ दोस्तों, वो चीज़ एक काम की चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है दोस्तों, एक मैं आपको क्रिया विशेषण और आपके जो संबंध बोधक जो अवयव होते हैं दोस्तों, इनके अंदर मैं आपको एक बार अंतर करके बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, कल हमने लिखे थे ना कि राधा बाहर बैठी है, वह ऊपर खेल रहा है। अब कहाँ खेल रहा है दोस्तों, अब देखो परिभाषा तो मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि परिभाषा तो मैंने कल लिख दी थी। ठीक है दोस्तों, और आज मैंने आपको, और संबंध के अंदर दोस्तों प्रसर्ग का प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटी सी बात है, बात वो ये है कि क्या बात होती है दोस्तों, कि क्रिया विशेषण। चार उदाहरण लिख दूंगा दोस्तों, समझ में आ जाएगा। क्रिया विशेषण, सॉरी हाँ, क्रिया विशेषण ही तो आएगा ना। क्रिया विशेषण और आपके संबंध बोधक में अंतर। किसमें दोस्तों, आपके संबंध बोधक में, संबंध बोधक अवयव में। ठीक है दोस्तों, अब हम कल, अब देखो कल लिखा था और अभी लिखे ना दोस्तों, उनसे ही मैं बना दूंगा। कोई जरूरी नहीं है कि कल लिखे उन्हीं का ही बनाऊं, अभी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो बस समझ में आना चाहिए। देखो दोस्तों, मेरे साथ लिखी है, देखिए, मोर, मोर ऊपर बैठा है। आगे लिखो, माधव अंदर सो रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी ये कल लिखे थे ना दोस्तों, कहाँ सो रहा है। अब देखो प्रश्न करना है, कहाँ सो रहा है, अंदर सो रहा है। मोर ऊपर बैठा, कहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है। कहाँ का मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो और भी लिख देते हैं दोस्तों, और लिखो राघव, राघव, राघव चल रहा है। एक और लिख लो, राधा नृत्य, राधा ऊपर नृत्य कर रही है, ऐसे लिख लो। राधा ऊपर नृत्य कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब क्या करवा रहा है दोस्तों, संबंध करवाना है। ठीक है दोस्तों, क्रिया विशेषण से संबंध करवाना है। अब देखो कल भी आप अगर नहीं समझा हो तो मैं एक बार और बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मोर ऊपर बैठा है, कहाँ बैठा है। ठीक है दोस्तों, अब कहाँ वाले पे मैंने आपको लिखा था कि ये स्थानवाचक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों, आपके स्थानवाचक। ठीक है दोस्तों, स्थानवाचक का हो जाएगा। ठीक है, राघव अंदर सो रहा है, कहाँ सो रहा है, अंदर सो रहा है। यहाँ प्रश्न किया मैंने। ठीक है, अब कहाँ में मैंने लिखा था कि दोस्तों स्थानवाचक का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्थानवाचक का हो जाएगा। राघव चल रहा है, क्या चल, राघव चल रहा है। अब कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कहाँ चल रहा है, कहाँ का मतलब स्थान। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देखो राधा ऊपर नृत्य कर रही है। कहाँ कर रही है दोस्तों, नृत्य ऊपर कर रही है। लेकिन अब मैं इनका क्या बता रहा हूँ दोस्तों, आपके संबंध बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, संबंध बता रहा हूँ दोस्तों, आराम से समझिएगा। ज़्यादा कोई इसमें मंत्र वाली बात है नहीं, कोई सूत्र वाली बात है नहीं, कुछ भी नहीं दोस्तों। ये क्रिया विशेषण है। अब इनका दोस्तों मैं आपको संबंध करके बता रहा हूँ। रात देखो, मोर ऊपर बैठा है, देखिए सीधी बात कर रहा हूँ जैसे। अब मैं इसको संबंध बता रहा हूँ कि मोर ऊपर बैठा, पेड़ पर भी बैठ सकता है दोस्तों, छत पे भी बैठ सकता है, दीवार पे भी बैठ सकता है, गाड़ी के ऊपर भी बैठ सकता है, कहीं पर भी बैठ सकता है। लेकिन उसका पर्टिकुलरली अभी संबंध नहीं बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, उसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है कि मोर ऊपर बैठा है। हाँ, वो जरूर किसी ना किसी चीज़ के ऊपर जरूर बैठा है, लेकिन अब वो बैठा किस में है, अब मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ले लिया दोस्तों, मोर पेड़ पर, मोर पेड़ पर, मोर पेड़ के ऊपर बैठा है।
ठीक है दोस्तों, अभी जस्ट पहले मैं 3 मिनट पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर वो याद है ना तो आप इसको कर पाओगे। ठीक है, अगला उदाहरण, माधव अंदर सो रहा है। ठीक है दोस्तों, माधव माधव घर के अंदर सो रहा है। आगे देखो, राघव चल रहा है। राघव मेरे पीछे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, राघव मेरे पीछे पीछे चल रहा है, ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, राधा ऊपर नृत्य कर रही है। देखो, राधा छत पर राधा छत के ऊपर नृत्य कर रही है। देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं किया मैंने ये भी लिखाया था कि संबंध बोधक अव्यय के अंदर दो संज्ञा या दो सर्वनामों के मध्य संबंध बताते हैं, वही आपके संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय शब्द में आपके परसर्ग आता है। परसर्ग क्या क्या था दोस्तों, अब देखिए, मोर पेड़ के ऊपर, अब मोर का संबंध बताया जा रहा है कि मोर कहाँ बैठा है, मोर पेड़ के ऊपर बैठा है। माधव घर के अंदर सो रहा है, अब माधव कहाँ सो रहा है, वो घर के अंदर सो रहा है। देखो आगे देखो, राघव मेरे पीछे कहाँ चल रहा है दोस्तों, ये देखो, ये रे है ना, मैंने आपको लिखाया था रा री रे, का की के सा सी से ना नी ने। देखो, वो राघव मेरे पीछे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, मेरे पीछे पीछे चल रहा है, उसका मेरा संबंध बता रहा है कि वो मेरे पीछे चल रहा है। आगे देखो, राधा छत के ऊपर क्या कर रही है दोस्तों, नृत्य कर रही है। अब कुछ भी करे अपने को उससे लेना देना, लेकिन लेकिन जिसका जो राधा है ना, वो छत पर जो नृत्य कर रही है ना दोस्तों, उसका संबंध बताया जा रहा है कि राधा कहाँ नृत्य कर रही है, वो छत पर नृत्य कर रही है। ठीक है दोस्तों, दोनों का अंतर बता दिया और परिभाषा भी देख लो। क्रिया की विशेषता बताने वाले सब क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और संबंध संज्ञा व सर्वनाम के मध्य के जो बीच में जो संबंध बताते हैं वो कहते हैं, इसके अंदर परसर्गयुक्त शब्द आते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगला बता रहा हूँ आपको, समुच्चय बोधक। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कुछ भी नहीं है दोस्तों इनके अंदर। और ये जो अंतर है ना दोस्तों, ये बहुत बार पूछते हैं। क्यों पूछते हैं तो दोस्तों, इसमें क्या है, कंफ्यूज वाली स्थिति हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये 3 वाक्य इसके दे देंगे, एक वाक्य एक इसका दे देंगे, और आपसे पूछ लेंगे इसमें क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। अब आप दिमाग लगाओगे उसके अंदर कि यार क्रिया विशेषण का वाक्य तो इनमें होना चाहिए, राधा कहाँ नाच रही है। नहीं दोस्तों, वो नाच तो रही है लेकिन उसका पहले संबंध बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, वो क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है। ठीक है दोस्तों, आप ना एक्स्ट्रा दिमाग से गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने दोनों की तुलना करके भी आपको बता दिया है। और अब कुछ भी नहीं है, आपको समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। दो संज्ञा या वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, और उसके अंदर आपको 6-7 शब्द याद रखने हैं कि समुच्चय शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपको कुछ उदाहरण लिखाऊंगा, उससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके 3 नंबर पर आता है दोस्तों आपके समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। अब कौन कौन से होते हैं दोस्तों, पहले मैंने पढ़ा था कि दो संज्ञा या सर्वनाम के मध्य में दोस्तों संबंध बता रहा है। अब ये क्या हो रहा है कि दो संज्ञा या वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। समुच्चय का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों जोड़ने का काम करना। ठीक है दोस्तों, तो इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ और मैं आपको इसके 8-9 शब्द याद करवाऊंगा, फिर उससे आप चाहे 1000 बनाओ चाहे 5000 बनाओ, आपके ऊपर है। लेकिन मेरा फर्ज इतना है दोस्तों, मैं आपको कैसे समझा पा रहा हूँ और आप कैसे समझ पा रहे हो, कमेंट करके ये चीज़ भी आप जरूर बताया करो मुझे। तो इसकी परिभाषा लिखिए, देखो, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या वाक्यांश देखो, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा बोल दो तो भी ठीक है, या वाक्यांश बोल दो तो भी ठीक है, अथवा वाक्यों को, ठीक है, वाक्यों को
जोड़ने का बोध कराते हैं, ठीक है दोस्तों। वे अव्यय शब्द जो दो संज्ञा दो नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, संज्ञा या वाक्यांश अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम, बस ये याद रख लेना। पहले हमने पढ़ा था संबंध बताने का, अब ये कह रहा जोड़ने का काम करते हैं। वे अव्यय शब्द समुच्चय बोधक, ठीक है दोस्तों, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, परिभाषा मैंने पूरी इसलिए नहीं लिखी क्योंकि आप खुद लिखना, वे अव्यय शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कौन कौन से याद रखने हैं इनके अंदर आपको शब्द, ठीक है दोस्तों। तो बस ये है ना, इसको मैंने छोटा कर दिया। ठीक है दोस्तों, जैसे कुछ भी नहीं करना दोस्तों, एक साथ मेरे बोल दो तुम, किंतु परंतु या मानो ताकि अथवा इसलिए एवं परंतु, बस आपका काम हो गया। अब मैं एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। कौन से दोस्तों, किंतु, बाइने बनाते हो ना सर आप, वही किंतु परंतु लेकिन अथवा मानो एवं, देखो किंतु परंतु लेकिन अथवा मानो या ताकि तथापि, ठीक है दोस्तों। कितने शब्द हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो किंतु परंतु लेकिन अथवा मानो एवं या ताकि अथवा, और भी लिख दो। ठीक है दोस्तों, बस इतने एक शब्द याद रख लेना, आपका काम 100% हो जाएगा। किंतु परंतु लेकिन अथवा मानो एवं ताकि या अथवा और, ठीक है दोस्तों। ये शब्द आपने अगर याद रख ली ना दोस्तों, ये वाले, इसका मतलब आपका काम हो गया। समुच्चय का मतलब जोड़ने वाला, दो संज्ञा या वाक्य या वाक्यांशों को जो जोड़ने का काम करता है दोस्तों, वही आपके समुच्चय बोधक कहलाता है। और मेरे साथ आपको ये शब्द याद रखने हैं, किंतु परंतु लेकिन या अथवा मानो ताकि इसलिए और एवं परंतु, ये जो शब्द है ना दोस्तों, ये जोड़ने का काम करते हैं। अब आप इसके अंदर कोई भी वाक्य बना लो। अब मैं जैसे इसके अंदर 4-5 वाक्य बना रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है दोस्तों। पहला देखो मैं आया, देखो ऐसे नाम लिखकर बना दिया करो दोस्तों, जल्दी समझ में जाएगा। राघव तो आया था परंतु माधव चला गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, समझने की कोशिश करना दोस्तों। राघव तो आया, यानी कि ये तो वाक्य पूरा, परंतु माधव चला गया, ये वाक्य भी पूरा, लेकिन ये जुड़ा किससे दोस्तों, आपके परंतु से। तो अब परंतु क्या हो गया दोस्तों, आपके समुच्चय बोधक। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप ब्रैकेट में आप ऐसे लिख दो, यह आपके समुच्चय बोधक हो गया, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसे दूसरा बना रहा हूं मैं आपके सामने, आप खुद भी अपने हिसाब से आप बना लो, कोई सा भी बना लो, लेकिन जुड़ना चाहिए, वाक्य स्वतंत्र होना चाहिए। ये मैं आपको वाक्य शुद्धि के अंदर भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखो ये है ना, ये बात कर रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही थोड़ा, मान लो आप लगभग 1-1.5 महीने की बात, और मान लो उसके पहले की बात कर रहा हूँ, यानी कि वाक्य शुद्धि के अंदर पढ़ाऊंगा। यानी कि ये 2 स्वतंत्र वाक्य हैं, 2 स्वतंत्र वाक्य किसी संयुक्त वाक्य से जुड़े होते हैं, उसके अंदर भी मैं यही शब्द लिखाऊंगा। यानी कि अगर मैं इसको हटा भी दूँ ना दोस्तों, तो भी ये भी स्वतंत्र वाक्य है, ये भी स्वतंत्र वाक्य हैं। देखो 2 स्वतंत्र वाक्य किसी संयुक्त वाक्य से जुड़े होते हैं, वहाँ संयुक्त वाक्य कौन सा दोस्तों, ये किंतु परंतु लेकिन ये अथवा, इनसे जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये अगर परंतु हट जाएगा ना, तो भी राघव तो आया, ये क्रिया भी पूरी हो रही, माधव चला गया, ये क्रिया भी पूरी हो रही, लेकिन वहां तक की बात छोड़ो, अभी तो आप ये समझो। ठीक है, अब देखो और समझो, देखो अब देखो, मोहन और सोहन एक साथ पढ़ाई करते हैं। देखिए दोस्तों, मोहन और सोहन, अब ये जो और शब्द है ना दोस्तों, ये आपके समुच्चय बोधक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं साथ साथ लिख रहा हूँ दोस्तों, एक भी चीज़ आपके ऊपर नहीं छोड़ रहा हूँ, केवल आप तो बस इस वीडियो को पूरा देखो,
ठीक है। तीसरा देखो, अब आगे देखो, राधा आप चाय पीती हो या जूस पीना पसंद करती हो। ठीक है दोस्तों, मैंने कोई वेद नहीं पढ़े दोस्तों, और यही चीज़ पढ़ी है मैंने, मेरी इच्छा से मना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो, राधा आप चाय पीती हो या जूस पीना पसंद करती हो। देखो, यह शब्द से दोस्तों इनको जोड़ दिया ना, या तो आप चाय पीते हो या जूस पीना पसंद करते हो। अब देखो और भी पढ़ लो, और भी ले लो, 4 कर देता हूँ पूरे में। ठीक है, ठीक है। देखो, अमित इसलिए, अगर इसमें इसलिए भी नहीं लिखा ना दोस्तों, तो भी इसलिए लिख लेना इसमें। ठीक है दोस्तों, और इसलिए इसमें लिख देना। ठीक है, क्योंकि ये आपके जोड़ने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, अमित इसलिए पढ़ता है, अमित इसलिए पढ़ता है कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। ठीक है दोस्तों, देखो, अमित इसलिए पढ़ता है, क्यों पढ़ता है दोस्तों? इसलिए पढ़ता है ताकि कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। यहाँ पर आप ताकि भी लगा सकते हो, तो भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर आप ताकि लगा दोगे तो भी ये वाक्य इसके अंदर 2 संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखो मैंने बात की आपके संबंध की, जो 2 संज्ञा या सर्वनामों के बीच में आपस में संबंध बताते हैं, वो आपके संज्ञा होते हैं। फिर मैंने आपके संज्ञा, देखो, क्रिया विशेषण और आपके संबंधबोधक अवयव मैंने अंतर करके बताया दोस्तों, कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। और मैंने अभी फिलहाल में आपको समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ाए हैं। इसमें क्या कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसके अंदर 2 संज्ञा या वाक्यांश या वाक्यों के बीच में जो जोड़ने का काम करते हैं ना दोस्तों, वो आपके समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक में आपको दोस्तों ये जो कुछ शब्द है ना दोस्तों, ये आपको याद रखने ही होंगे। अगर ये याद रखना है तो देखिए दोस्तों, आज के लिए 2 ही पढ़ते हैं, 2 कल पढ़ा दूंगा मैं आपको। एक हो जाएगा आपके 3 नंबर से, ये हो गया। 4 नंबर में आपको पढ़ा दूंगा विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द, और 5 नंबर में पढ़ा दूंगा मैं आपको निपात। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को राम राम, राधे राधे। क्लास कैसी लगी है आप कमेंट करके ये जरूर दिखाना कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं।